हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज विषय भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है विभवमापी के उपयोग। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला यूज़ है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। यदि हमें दो सेल दिए गए हैं, उनके ईएमएफ को कंपेयर करने में कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किसका ईएमएफ कम है, उस चीज़ के लिए हम विभवमापी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमने एक सर्किट इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल विभवमापी के जैसा ही बनाया गया है। यह प्राथमिक परिपथ है जिसमें एक बैटरी, एक रिहोस्टेट, एक कुंजी लगाई गई है। साथ ही बिंदु ए पर दूसरी तरफ द्वितीय परिपथ में दो बैटरियों को लगाया गया है, दो सेल लगाए गए हैं जिनके वैद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करके बतानी है। दोनों को एक कॉमन द्विपथ कुंजी के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए एक स्लाइडिंग जॉकी यहाँ इनके साथ जोड़ दी गई है। यदि हमें पहले वाले सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है तो हम पहली वाली कुंजी को ऑन कर लेंगे और दूसरी वाली कुंजी को ऑफ रखेंगे। लेकिन यदि हमें दूसरे सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो हम इसे ऑन रखेंगे और इसे ऑफ कर लेंगे। तो यदि हम मान करके चलें, माना पहले सेल जिसे हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए संगत लंबाई का मान हमें L1 प्राप्त होता है। अर्थात जॉकी को हम यदि L1 लंबाई पर रखते हैं तो इनका संतुलन बिंदु हमें मिल जाता है। गैल्वेनोमीटर में इस लंबाई के लिए कोई भी विक्षेप दिखाई नहीं देता है। तब विभवमापी के सिद्धांत से हम पढ़ चुके हैं E1 इक्वल होते हैं x इंटू L1 के, जहाँ x प्रदर्शित करते हैं विभव प्रवणता को। तो यह हो जाती है समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यदि दूसरे सेल के लिए हम संतुलन लंबाई का मान L2 मान करके चलें, माना दूसरे सेल के लिए इनके संतुलन बिंदु का मान A से L2 लंबाई पर प्राप्त होता है, तो फिर से विभवमापी के सिद्धांत से E2 बराबर होगा x गुणा L2। यदि हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे में भाग करके बताएं तो E1 बटे E2 बराबर x L1 बटे x L2। x से x कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। अर्थात यदि हमें दो सेलों के लिए संतुलन लंबाई का मान पता है तो हम उनके वैद्युत वाहक बलों का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही यदि हमें संतुलन लंबाई के साथ एक सेल का ईएमएफ पता है तो हम दूसरे का ईएमएफ ज्ञात करके बता सकते हैं। विभवमापी का दूसरा यूज़ होता है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके बताना। यदि हमें एक सेल दिया गया है जिसका ईएमएफ हमने E माना है और उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान R है, तब इसके आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए भी विभवमापी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से यहाँ विभवमापी वाला सर्किट ही बनाया गया है। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी, एक रिहोस्टेट और एक कुंजी जोड़ी गई है, जबकि दूसरे वाले परिपथ में यहाँ एक सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी के साथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स और एक प्लग कुंजी का भी इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ चित्र के अनुसार ही परिपथ को जोड़ते हुए शेल को खुले परिपथ में रखेंगे। यह जो हमें शेल दे रखा है, इसके परिपथ को यदि हम खुला हुआ रखते हैं, इस कुंजी को यदि हम ऑफ रखते हैं तो E के संगत संतुलन लंबाई मान करके चलें हमें A से L पर मिल रही है, A से L1 दूरी पर मिल रही है। तब विभवमापी के सिद्धांत से EMF बराबर होते हैं x गुणा L1 के। फिर से जहाँ x प्रदर्शित कर रहे होते हैं विभव प्रवणता को। यदि हम कुंजी को परिपथ में संयोजित कर लेते हैं, अर्थात जो हमने अपने द्वितीयक परिपथ में रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कुंजी लगाई है, यदि हम उसे ऑन कर लेते हैं तो वैद्युत परिपथ में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसके कारण शेल के सिरों पर जितना भी विभवांतर है उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहेंगे, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होने से अब यहाँ कुछ वोल्टता का ह्रास हो रहा होगा, हमें वैद्युत वाहक बल से कम मान प्राप्त हो रहे होंगे, इसीलिए उसे हम टर्मिनल वोल्टता कह रहे होंगे। मान करके चलें अब इस स्थिति में हमें विभवांतर का जो मान है, क्योंकि ईएमएफ अब विभवांतर के बराबर आ रहे होंगे, विभवांतर का मान x गुणा L2 से प्राप्त हो रहा है संगत लंबाई L2 मान लेने पर। तो यहाँ दूसरी स्थिति हो जाती है V बराबर x गुणा L2, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है विभवमापी के सिद्धांत से वह होता है EMF बराबर x गुणा संतुलन लंबाई। लेकिन इस स्थिति में जब हम इनके सिरों पर आंतरिक प्रतिरोध लेकर के चल रहे हैं और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह वैद्युत वाहक बल न होकर के टर्मिनल वोल्टता को प्रदर्शित कर रहा होगा। इसलिए E की जगह पर V लिखेंगे, x तो कांस्टेंट है ही है और L2 क्योंकि अब संतुलन लंबाई का मान पहले से बदल चुका होगा। फिर से दोनों समीकरणों को भाग कर लें तो E बटे V बराबर L1 बटे L2 हमें मिल जाएगा।
यदि हम द्वितीयक वाले परिपथ को अलग बना करके यहाँ प्रदर्शित करें तो यहाँ एक शेल, उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ प्लग कुंजी लगी गई है। तो यदि हम इस परिपथ में ओम का नियम लगाते हैं, माना इस शेल के कारण I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल वैद्युत धारा का मान बराबर होता है वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब वैद्युत वाहक बल तो हमने बैटरी का E लिया है। यदि आप तुल्य प्रतिरोध का मान निकालें, माना इस समय हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कैपिटल R रेजिस्टेंस लिए हुए हैं और शेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध है जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों ही श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, इसीलिए इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r से दिया जाएगा और ओम के नियम से I का मान हमें मिल जाएगा E बटे R प्लस R। यदि हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना है R प्रतिरोध के सिरों पर, तो फॉर्मूला होता है ओम के नियम से V बराबर IR। अभी हमने I का पीछे मान निकाला E बटे R प्लस R। यदि इसमें R की और गुणा कर दी जाती है तो यह हो जाता है उत्पन्न विभवांतर। यदि इस E का पक्षांतर हम V के नीचे कर लाते हैं तो यहाँ V बटे E का मान हमें मिलता R बटे R प्लस R। लेकिन यदि हम E बटे V का मान निकालना चाहें, E को यहीं रहने दें और V को इस तरफ ले आएँ, तो R प्लस R ऊपर जाएंगे और R नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया E बटे V बराबर R प्लस R बटे R, समीकरण नंबर 4। अभी समीकरण नंबर 3 में भी E बटे V का ही मान हमने निकाला और समीकरण नंबर 4 में भी E बटे V का ही मान निकाला है। तो दोनों मानों को बराबर रख लेने पर समीकरण नंबर 4 में यह मान है और समीकरण नंबर 3 में E बटे V का मान L1 बटे L2 के बराबर था। दोनों मानों को हमने यहाँ बराबर बराबर रखा। यदि R का भाग हम अलग अलग कर लेते हैं, इस सम को स्प्लिट करके बताते हैं, तो R का R में भाग करने पर 1, स्मॉल r में R का भाग करने पर L1 बटे L2। यदि यहाँ R बटे R का मान निकालेंगे तो एक का पक्षांतर हमें इस तरफ करना होगा और यदि स्मॉल r का मान निकालना है तो कैपिटल R की मल्टीप्लाई हमें यहाँ कर लेनी होगी। तो R के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हो जाता है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि एक विभव मापी के प्रयोग से उनके संतुलन लंबाइयों को L1 और L2 को ज्ञात कर लिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आप यहाँ होमवर्क और कर लेंगे। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 123 पर लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 इन्हीं से रिलेटेड दिया गया है, विभव मापी से ही संबंधित है, उसे भी आज आप कवर कर लेंगे। साथ ही आपके लास्ट पेज पर पेज नंबर 126 पर इस चैप्टर में जो जो भौतिक राशियाँ आई हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई हैं, उनके लिए सिंबल, फॉर्मूलेज और बिम्मीय सारणी बना करके दे रखी है। तो सारणी को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उन सारी बिम्माओं फॉर्मूलेज को लर्न कर लेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।